जैन साथियों, कैसे हो? आज संडे है फिर भी आ गए हैं। कभी कभी ब्रेक दे देना चाहिए खुद को, कोई बात नहीं। चल, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना। क्या पढ़ने वाले? जनगणना। और ये जनगणना ऐसा टॉपिक है कि इससे एग्जाम कोई भी हो लेकिन प्रश्न तो पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे फिर कोई भी एग्जाम देते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तो जो जनगणना से संबंधित जो प्रश्न गलत होता है वो प्रश्न अब गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनगणना, मतलब क्या है? जनता की गणना। किसकी गणना? जन की गणना। गणना मतलब उनको काउंट करना। और ये 2011 की जनगणना जनगणना मतलब देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो। पहली बार जो जनगणना हुई थी, ये जनगणना मतलब हुई थी लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। याद कर लो यहीं पे, पहली बार जो जनगणना है वो किसके समय पे हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय पे 1872 में हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न आएगा पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। बात खत्म। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट जनगणना नहीं थी, पहली बार मतलब ऐसे कराई। ठीक है, नियमित जनगणना। लेकिन तब से जो जनगणना है वो नियमित, मतलब जो जनगणना हो रही है, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई वो हुई लॉर्ड रिपन के समय पे। किसके समय पे? लॉर्ड रिपन के समय पे। और ये समय काल कौन सा है? 1881। तो अब प्रश्न कैसे आएगा? नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करवाई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत करवाई लॉर्ड रिपन ने। कब? 1881। ये दोनों प्रश्नों में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दोनों प्रश्न मतलब अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे होगे तो तुम्हें ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो या तो ये लॉर्ड मेयो से प्रश्न आ रहा होगा या फिर लॉर्ड रिपन से। ठीक है, यहां लिखा हुआ है महान विभाजक वर्ष। तो महान विभाजक वर्ष मतलब बोला जाता है 1921 की जनगणना का जो टाइम पीरियड है, इसको बोला जा रहा है। तो महान विभाजक वर्ष पूछा जाएगा तो कौन सा लगाओगे? 1921। क्या लगाओगे? 1921। ठीक है, इस समय पे मतलब 1921 मतलब 1911 से 1921 तक की जो जनगणना थी उसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ठीक है, 2001 इसको बोला जा रहा है पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनगणना। पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनगणना, पहली बार पूरी तरीके से कंप्यूटर से की गई जनगणना है ये। ठीक है, इससे पहले कागजों वाला सिस्टम। ठीक है, 2011 वो 2001 की जनगणना पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनगणना। ठीक है, इसके बाद से तो सारी की सारी जनगणना कंप्यूटरीकृत। तो मतलब ये चारों याद रखेंगे। मैंने कौन सा पॉइंट बताया? 1872, 1881, 1821 और 2001। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 2011 की जो जनगणना है ना, ये जनगणना ओवरऑल देखा जाए तो 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं जनगणना है। और आजादी के बाद से देखा जाए तो ये 7वीं जनगणना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जनगणना 2011 में जो हुई, ओवरऑल देखा जाए तो 15वीं जनगणना और आजादी के बाद 7वीं जनगणना है। याद रख लेना है, ओवरऑल 15वीं जनगणना और आजादी के बाद 7वीं जनगणना है ये। ठीक है, आज मैं धीमे पढ़ा रहा हूं तो खुद को कंट्रोल किया है बहुत धीमे। 2011 की जो जनगणना है ना, इसके जो आयुक्त थे वो कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। सी चंद्रमौली 2011 की जो जनगणना हुई उसके जनगणना आयुक्त थे, मतलब इन्हीं के अंडर हुई है जनगणना। ठीक है, ये इसकी देखरेख कर रहे थे। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कौन सी जनगणना का ये आदर्श वाक्य? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अगर जनसंख्या को देखें तो 121 करोड़। कितना? 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, मतलब 17.5%। ठीक है, विश्व की ओवरऑल जनसंख्या 8 अरब। कितनी? 8 अरब।
और भारत की जनसंख्या वर्तमान में देखा जाए तो 140 करोड़। कितना? 140 करोड़। तो अगर इसको निकालोगे तो लगभग 18% निकलेगा। कितना? 18%। तो जनगणना 2011 में जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। तब भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे था। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2021 में जो जनगणना मतलब अभी उसके डेटा मतलब सामने नहीं आया, वो जनगणना अभी हुई भी नहीं है कंप्लीट। ठीक है, जब तक उसके डेटा आएगा तब तक मतलब फिर उसमें लिख के आएगा कि भारत जनसंख्या में पहले नंबर पे है और भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़। कितना? चलो, क्षेत्रफल देखा जाए भारत का तो आप लोगों को पता हुआ है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि विश्व के कुल एरिया का 2.4% है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल या कुल एरिया का 2.4% है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, यहां देखो, अगर हम लिंगानुपात की बात करें, क्या लिंगानुपात की बात करते हैं तो ओवरऑल बात करें तो देखो, या फिर औसत लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो 943 है। कितना है? 943 लिंगानुपात। मतलब हमारे यहाँ पे पुरुषों की जो संख्या है वो 1000 और महिलाओं की संख्या उनके कंपैरिजन में 943। कितना? 943। तो इतना जेंडर गैप है। ये क्या है? जेंडर गैप। शिशु लिंगानुपात की बात करें, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें देखा जाए तो ये लिंगानुपात और भी कम हो गया। देखो 9 से 14। समझ में आ रहा है? मतलब लड़के पैदा हुए 1000 और लड़कियां पैदा हुई 9 से। पैदा कम हुई या फिर मतलब कुछ खिलवाड़ हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है, भ्रूण हत्या होती है। क्या? भ्रूण हत्या होती है। प्रकृति खिलवाड़ थोड़ी करती है। प्रकृति का सिस्टम तो ये है कि मान लो कि मतलब कहीं मान लो 1000 लड़के हो गए तो 9 से 98 लड़की हो गई। अगर 9 से 98 लड़के हो गए तो 1000 लड़की हो गई। प्रकृति तो ऐसे चलती है। प्रकृति का सिस्टम थोड़ी है कि मतलब। लेकिन क्या होती है? भ्रूण हत्या। क्या? भ्रूण हत्या। और भ्रूण हत्या मतलब जो बच्ची होती हैं उनको गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे है। पहले से ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़की है या लड़का है। तो बस पता चला जैसे ही कि लड़की है, उसके बाद क्या करते हैं? अबॉर्शन करवा देते हैं। और डॉक्टर, वैसे सजा है, कानून मतलब उसको क्राइम बोलता है, लेकिन मतलब हमारे यहाँ पे कानून चलता कहाँ है? बस ढोंग चलता है कानून के नाम पे। और वैसे भी कानून किसके लिए चलता है? गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए। जो पावरफुल लोग हैं वो कहाँ कानून का मतलब पालन आलन करते हैं? ट्रैफिक रूल्स देखते हो आप कितने फॉलो करते हैं लोग? बोलते हैं हेलमेट लगा के चलना है। कितने लोगों को अपने कैलारस में, मुरैना में, मतलब जौरा में या आसपास के एरिया में, चंबल, पूरे के पूरे चंबल एरिया में कितने लोगों को हेलमेट लगाए देखा है आप लोगों ने? 0.1% भी नहीं। कोई बाहर से, अगर हमारे यहाँ पे उल्टा चलता है, अगर जैसे दिल्ली में या मुंबई में या फिर किसी बड़े शहर में कोई हेलमेट ना लगा के जाए तो उसको ऐसे देखा जाता है। हमारे यहाँ पे कोई हेलमेट लगा के आ जाए तब देखा जाता है। मतलब हेलमेट ना लगाए ना, तब वहां पे जिस नजर से देखा जा रहा है उसी नजर से हमारे यहाँ पे हेलमेट कोई लगा के आ जाए। गाड़ी में जो सीट बेल्ट दिए होते हैं वो सिर्फ तब यूज होते हैं जब सामने पुलिस खड़ी होती है। वो भी यहां नहीं, किसी शहर में जाते हैं तब। यहां तो सीट बेल्ट पुलिस वाले ही नहीं जानते, बोलते हैं ये काय के लिए लटका दिए? गाड़ी में जो लगे हुए हैं ये काय के लिए? फिर वो पता है जब कितने कहीं जा रहे होते हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे होते हैं वो जहां पे मतलब ये चेकिंग वगैरह चल रही है, तो पता है वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं पुलिस खड़ी हो, पुलिस खड़ी हो, सीट बेल्ट लगाओ जल्दी जल्दी। देख रहे हो तुम? मतलब हेलमेट पुलिस के लिए लगा रहे हैं, सीट बेल्ट पुलिस के लिए लगा रहे हैं, मतलब पैसे ना चले जाएं, चालान ना कट जाए, इसके लिए मतलब लगा रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए उसको मानते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे मैंने बोला कि अभी आम आदमी से तो मतलब चलो पुलिस वाले ही वसूल कर लेते हैं। पुलिस वालों ने भी मतलब पैसे लिए, कोई चालान नहीं काटा, कुछ भी नहीं। चल, जैसे मान लो कि 500 रुपए का चालान कटना है,
तो पुलिस वाले बोलते हैं चल वैसे ही दे जा 100 रुपए निकल। मतलब पुलिस वाले ही बोलते हैं अब तू 100 रुपए दे गया, अब पक्का है तू चाहे एक्सीडेंट कर लेना तेरा सिर नहीं फूटेगा। मतलब 100 रुपए दे दिए, अब हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। तूने तो पैसे दे दिए, अब सीट बेल्ट लगा या फिर मत लगा। और चलो ये तो पुलिस वालों की लापरवाही। अब देखो अमीर लोगों की लापरवाही। अमीर लोगों का अलग मामला है, हेलमेट लगा के नहीं आया या फिर मतलब सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो अगर पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया तो वो बोलता है जानता नहीं मुझे, बोलता है जानता नहीं मतलब अरे चाचा विधायक हैं। बोला मैं नहीं मानता, तो वो फोन लगा देता है, बोल रहा चाचा एक बार इन्हें, तुझे पता नहीं है वो कौन है, क्या तूने उसको रोक लिया, छोड़ दो उसको। मतलब हेलमेट वो हेल्पमेट है, तुम्हारा साथी है, हेल्प करने के लिए साथी है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। वो सीट बेल्ट लगा रहे हो, अगर एक्सीडेंट होता है तो कम से कम तुम्हें मरने से मतलब बचा लेगा। लेकिन यहाँ तो सब मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब मौत तो हाथ में लेके चलने वाले लोग हैं। बोलते हैं अच्छा ये बाल खराब हो जाएंगे वो नहीं दिखाई दे रहा है, हेलमेट लगा लो। बड़े सही बोल रहा है, हेलमेट लगा के बाल जो ऊपर वो भी करवा के आए हूँ ऐसे ऐसे करके, इतने इतने ये दोनों साइड से कटवा के ऊपर बाल करवाए, वो खराब नहीं होंगे। अभी तो करवा के आए, चिपका लेते ना ऐसे करके। हाँ वो कौन से वाली कौन सी कटिंग है वो, पता नहीं कुछ। तो बोला अब उनको खराब करवा रहे हो हेलमेट से, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और हेलमेट के अंदर चश्मा का क्या लुक आएगा फिर, जो बाइक पे चश्मा लगा के जो रॉबिन हुड निकल रहा है, हेलमेट से तो ढक जाएगा और लगा ही नहीं पाएगा। तो बोलता नहीं मैं चश्मा लगाऊंगा और ये जो ऊपर मतलब और जो गुलकंद लगा रखा है लाल लाल यहाँ पे बालों में ऐसे करके, वो कैसे देखेगा। ऐसा लग रहा है किसी ने पान खा के थूक दिया हो यहाँ में। नहीं कुछ लोग तो और लेवल पे निकले, यहाँ पे पीला यहाँ पे लाल, कुछ अलग अलग भी करवा लेते हैं, अलग अलग है ना। चलो ठीक है। तो जो भ्रूण हत्या है वो बहुत चलती है, चंबल क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, मुरैना भिंड। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात में सबसे पहले नंबर पे मुरैना आता है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। भिंड ओवरऑल मतलब जो वयस्क लोगों में देखा जाए तो भिंड पहले नंबर पे आता है। आप सोच के देखो, सबसे बुरी कंडीशन है मतलब चंबल क्षेत्र की। और अच्छा चलो ठीक है, इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा और बात करता हूं यार, 2 मिनट और मैं बात कर रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। ये प्रश्न माइंड में चल रहा होगा कि सर देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों हम मतलब लड़कियों से हमारी दुश्मनी है क्या, लड़कियों को क्यों मार देते हैं। उसके पीछे के 2 कारण है। कितने कारण है, एक कारण तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, वो तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, दहेज प्रथा। 2 लड़की पहले से हैं, 2 लड़की और हो गई तो घर बिकना तय है। दहेज 20-20 लाख, 30-30 लाख, 25-35 लाख, यहाँ तो रेट चलती हैं। अच्छा लड़का कायम है पुलिस में 10 से 15 लाख, लड़का कायम है एसआई है 30-35 लाख, लड़का कौन है, लड़का टीआई हो गया है, अच्छा शादी नहीं की थी प्रमोशन हो गया टीआई हो गया 50 लाख, लड़का डीएसपी है 80 लाख, 1 करोड़, आईएएस है क्या 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, मतलब बोली लगती है। अब ऐसी कंडीशन में जिसकी लड़की है 4 लड़की 5 लड़की, अब बोलोगे सर मतलब दहेज शुरुआत भी तो हम सभी करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो लोग दहेज पे तगड़े तगड़े भाषण देते हैं ना वही सबसे ज्यादा मतलब दहेज मांगते हैं। समझ में आ रहा है, जो दहेज पे भाषण देंगे दहेज प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, ये समाज को खोखला कर रही है, समाज के लिए अनिवार्य बुराई है, वो तब तक बोलता है जब तक कि उसकी बेटी की शादी नहीं हुई है। जैसे ही बेटी की शादी हो जाए बेटे का नंबर आता है 7 करोड़ तो बोल गया है, अब तुम देख लेना तुमसे क्या मांगेंगे, तुम तो समझदार हो। ये क्या था पहले जो बोला था कि 7 करोड़ तो वो बोल गया है। समझ में आ रहा है। अब ये नहीं कि समाज में सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि समाज में समाज हम सबसे ही तो मिलके बना है ना।
जब मेरी बहन की शादी की बात आती है तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हो जाऊंगा। जब मेरी बेटी की शादी की बात आएगी मैं दहेज के सख्त खिलाफ हो जाऊंगा। लेकिन जब बेटे की शादी की बात आए, जब भाई की शादी की बात आए, खुद की शादी की बात आए, गाड़ी तो नॉर्मल ही है आजकल। अच्छा, तो गाड़ी नॉर्मल ही है मतलब अपनी सिस्टर को, मतलब हाँ या ना, मतलब इसमें ये नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें ये नहीं कि मतलब मैं किसी के लिए कि मतलब सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं या फिर किसी व्यक्ति के विशेष के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। इस गुनाह के जो गुनहगार हैं हम सब हैं। तो एक रीजन समझ में आया, दहेज प्रथा। दूसरा रीजन पता है क्या है? दूसरा रीजन है असुरक्षा। मतलब बेटियों को लेके माता पिता की जो धड़कन है ना, वो सुबह से शाम तक तेज होती रहती है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि असुरक्षा है किससे? समाज में बेटियों को लेके जो इतनी असुरक्षा फील करते हैं माता पिता, वो असुरक्षा है किससे? मेल से ही है। असुरक्षा मेल से है। या तो पिता होगा या भाई होगा या बेटा होगा, यही है। किसी ना किसी का बेटा होगा, भाई होगा, पिता होगा, यही तो है। इनसे ही तो असुरक्षा है। और ऐसा नहीं है कि हम सुधरे तो जग सुधरे। हम सुधरे तो जग सुधरे। अगर मान लो कि मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरी बहन सुरक्षित रहे, मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टॉर्चर ना करे उन्हें, कोई मतलब उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनका कोई मतलब एक तरीके से शोषण ना करे या कोई दिक्कत ना आए उन्हें, तो उसके लिए पहले मुझे कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ मैं ना करूं। मेरी बहन के साथ ना हो तो मैं किसी और की बहन के साथ ना करूं। अगर एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, तो एक पिता को सोचना चाहिए कि मैं भी किसी की बेटी के साथ या किसी की बहन के साथ या किसी मां के साथ गलत ना करूं। रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन के समय पर राखी, भैया मेरे राखी बंधन को निभाना। अच्छा भैया, मतलब मेरी राखी के बंधन। अच्छा, जब कहीं पे मतलब पुरानी सब्जी मंडी में मुझे कोई छेड़ दे तो तू आ जाना बंदूक लेके। पहाड़गढ़ रोड पे चलते हुए अगर मुझे कोई मतलब टॉर्चर कर रहा है तो तू आ जाना पत्थर लेके और पीछे मारना उसके। लेकिन तेरे लिए खुली छूट है, तू किसी की भी बहन को छेड़। नहीं आया समझ में? जब रक्षाबंधन होता है तो रक्षाबंधन पर मतलब बहन जो धागा बांधती है भाई को, उसका मतलब क्या होता है? ये जो रक्षाबंधन है, रक्षा का बंधन, मतलब रक्षा करेगा भाई किसकी? बहन की। पहली बात तो यही है कि रक्षा बहन की भाई क्यों करे? बहन खुद इतनी सक्षम बना दो बहन को कि वो खुद रक्षा कर ले। और चलो मैं मान लू कि भाई का एक फर्ज बनता है कि वो उसकी रक्षा करे, तो रक्षा अपनी बहन की करे, अपनी बहन के लिए रक्षक बने, तो साथ ही सोचना चाहिए कि वो दूसरे की बहन के लिए भक्षक ना बने। आ रहा है समझ में? खुद की बहन के लिए तू रक्षक है तो फिर दूसरे की बहन के लिए भक्षक क्यों? तो उस समय पे बहन को रक्षाबंधन पे बोलना चाहिए कि देख, मेरी सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस तू कभी किसी के लिए भक्षक मत बनना। समाज सुधर जाएगा भाई। दो ही प्रॉब्लम है भ्रूण हत्या के पीछे के कारण, दो ही है, या तो असुरक्षा है या फिर दहेज है। और ये दोनों की दोनों चीजें समाप्त हो सकती हैं। और ये सरकार के करने से नहीं हो पाएगा, ये मेरे करने से भी नहीं हो पाएगा, आपके करने से भी नहीं हो पाएगा, हम सबके करने से होगा। अब फिर वही वाला मामला, अच्छा मैं अकेला करूंगा, मेरे करने से क्या होगा? शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आज मैं कर रहा हूं, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, और आज नहीं कर रहा है तो कल जब उसके साथ गुजर जाएगी तब कर लेगा।
लेकिन करेगा जरूर। तो आए दिन जो घटनाएं मतलब घटित होती हैं, यहां तो कंडीशन ऐसी, अच्छा लड़की के साथ लड़का जा रहा है, क्या हो गया भाई, अपनी बहन के साथ भाई जाता है तब दिक्कत होती है? नहीं, एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। बॉलीवुड की मूवी मत देखा करो बेवकूफो, माइंड खराब हो जाएगा तुम्हारा। क्यों, क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी? ये मांस के लोथड़ों की वजह से दिक्कत हो रही है ना, अंदर हड्डी सबकी एक जैसी है, सब एक जैसे हैं पूरी तरीके से, कोई फर्क ही नहीं है नाम मात्र का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात यह है, तुम अपनी नजरें बदल लो, नजरिया बदल जाता है। तो किसी एक के, और यहां तो कंडीशन ऐसी है, तुम अपने भाई बहन के साथ निकल जाए, हैं कुछ तो चल रहा है, हाँ चल रहा है भैया, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, इधर आ तू भी चल ले साथ में। ठीक है, पर दुनिया को सुधारने से अच्छा है कि खुद को सुधारो, और हर जगह जाके जाके मतलब बोलना नहीं, किसी को क्यों मतलब जरूरत पड़ रही, तुम सही है ना, सही बने रहो। ठीक है, तो जो भ्रूण हत्या है उसके पीछे का कारण समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से? देखो, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो धर्म है ना, वो कौन सा है? हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म की जनसंख्या लगभग 80% है। कितना? लगभग 80%। ये लिखा हुआ है 79.8% लिखा हुआ है। तो लगभग 80% हिंदू है भारत में। लगभग 14.2%, कितना? 14.2% इस्लाम वाले लोग हैं। ईसाई हैं 2.3%, सिख हैं 1.7%, बौद्ध हैं 0.7%, जैन हैं 0.4%, और जो अन्य हैं वो 0.9%। ये भारत की ओवरऑल मतलब जनसंख्या है। बहुत सारे जैसे पारसी हो गए, इसमें नहीं लिखे हैं, है ना, कुछ वहाबी हो गए, 2-4 तो होंगे ही। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नास्तिक हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इनकी संख्या कम है क्या भारत में? अरे बहुत है, तुम गलत में मत रह जाना कि मतलब देख रहे हो सिख मात्र कितने हैं, लेकिन जल्दी से निकाल के बताना 140 का 1.7% कितने लाख निकलेगा, कितने करोड़ निकल रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये कितनी है? 0.9%, लगभग 1%। एकदम से भाई, मेरा तो गणित बहुत अच्छा है, पता है ना तुम्हें। गड़बड़ मामला है अपने हिसाब से, ये नहीं कि मतलब सर ये किसका कितना प्रतिशत, तुम निकालते रहना, मुझे इसकी मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी बस। ठीक है, याद रख लेना। मैं तो इसको ऐसे भी नहीं करूंगा कि मतलब मुझसे बोला जाए कितना, तो मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा हिंदू 80%, मुसलमान 14%, ईसाई 2.5%, ये सिख भैया लगभग 2% के आसपास है, बौद्ध कितने? ये लगभग 0.7%, 1% से थोड़ा कम है, जैन ये ½ % है, और अन्य ये 1% क्या। मैं तो ऐसे करता हूं, मुझसे तो मतलब नहीं होती है वो चीजें। ठीक है, आ गया समझ में? इधर देखो, अब इनको कर लो जहां से ये प्रश्न मतलब बनेंगे तुम्हारे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तुम्हें डायरेक्ट पता होगा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे का मतलब मामला हो चुका है। कंडीशन ऐसी है कि पहले तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते थे, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे, अभी क्रम पूछने लग गए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पहले नंबर पे कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, और तीसरे पे बिहार। पहले नंबर पे कौन सा है? दूसरे पे, तीसरे पे बिहार। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों में सबसे बड़ा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में देखो, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश।
न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों में देखोगे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल पहले नंबर पे है, मिजोरम दूसरे नंबर पे, गोवा तीसरे नंबर पे है, ठीक है। केरल, मिजोरम, गोवा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं ये। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या का जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो कौन से राज्य हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इसका मिजोरम और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात देखो भाई केरल, ये सिर्फ होशियार नहीं है समझदार भी हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आ गया समझ में। यहां केरल की बात करें तो यहां की जो लड़कियां हैं वो लड़कियां मतलब इतने लेवल पे पढ़ी लिखी हुई हैं कि वो विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और अगर डॉक्टर देखा जाए तो इतनी सारी लड़कियां मिलेंगी केरल में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर क्षेत्र में है केरल का मतलब जो मामला है, देखो पढ़ाई लिखाई भी और समझदारी भी है, ठीक है। तो जो समझदार जो लड़की है हमारे यहाँ पे मतलब पता है, अगर देखोगे जो जैसे चंबल वाले एरिया में पुरुष से ज्यादा परेशानी औरत को होती है। अगर लड़की हो गई तो घर में मतलब एक बार के लिए जो दादाजी हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दादी, अगर लड़का पैदा हुआ ना तो दादी मतलब क्या बोलते हैं, दादी की उम्र हो रही है 90 साल लेकिन फिर भी डांस करेगी उस दिन तो उछल उछल के, चाहे भले दांत बाहर आ जाए मतलब निकल के। लड़का हुआ है तब, और लड़की हुई तो बस मतलब कोई वहां से निकल जाए कि मतलब क्या बोलते हैं। अच्छा घर में बच्चा पैदा कचुना ने रान मोड़ी भई है हाँ या ना, दादा को कोई दिक्कत नहीं है, दादा फिर भी खुश है, लेकिन दादी और बोलेगी मेरा तो मोड़ा सपा घेल लो, मैं घेल लो, मैं 3 पहले ते बढ़ रही, एक और रह गई। आया ना। अगर ये समझदार भी होती, पढ़ाई लिखाई भी होती ठीक से, तो मतलब जैसे केरल है तो वहां पे भ्रूण हत्या होती होगी न के बराबर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य देखो भैया, हरियाणा पहले नंबर पे। क्या ही बोला जाए इनके बारे में, एक साइड तो लड़कियां पहलवानी कर रही हैं और दूसरी साइड गांव में कोई लड़की पैदा नहीं हो रही, 20-20 साल तक पैदा नहीं हो रही, कि होने नहीं दे रहे। खुद की तो लड़कियों को मारते जा रहे हैं, फिर अपने लड़कों की शादी नहीं हो रही। अब यहाँ का लिंगानुपात लगभग 850 है मान लो, मतलब 150 लड़के तो रड़ुआ रहेंगे 1000 में से 850 लड़की और 1000 लड़के, अब देख लो कितने रहेंगे रड़ुआ हैं? जिनकी शादी नहीं होती उनको बोला जाता है यहाँ पे क्या, अब 150 रहेंगे। इनमें से 150 में से 50 तो ऐसे हैं कि मतलब चलो ठीक है ऐसे तैसे करके कट जाएगी। इनमें से 100 ऐसे हैं कि कोई पश्चिम बंगाल से खरीद के लाता है, कोई बिहार से खरीद के लाता है, कोई उड़ीसा से खरीद के लाता है, कोई कहीं से लाता है पैसे दे के, फिर गाने चलाते हैं ऐसे करके, मारी भी आ रहे ना आवेगी, ऐसे ऐसे करके गाने बनाते हैं खरीद के लेके आते हैं पैसे से। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में मतलब लड़कियां ज्यादा हैं कि क्या है, मतलब गरीबी का फायदा लेते हैं, मजबूरी का फायदा लेते हैं। वो भी सोचते हैं कि चलो बढ़िया यार, हमारे कंपैरिजन में तो लड़की वहां जाएगी तो बढ़िया ही रहेगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
पहुंचा देता। आ गया समझ में? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों में हरियाणा पहला नंबर। ये देखो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ये हरियाणा और ये कंपटीशन है। बोले तुमन कितने मारे इतने, हमन कितने मारे इतने। अच्छा बोलोगे कि मतलब कानून तो इतना सख्त है, 7 साल की सजा भी है, सब है, तो मतलब अरे तो मुझे ये तो बताओ कानून को बताएगा कौन? जो डॉक्टर है वो खुद अबॉर्शन कराया था कल। नहीं आया समझ में? अरे भैया डॉक्टर भी वहीं के ही हैं, सारे का सारा प्रशासन वहीं का ही है, सारे के सारे लोग करते हैं हरकतें। अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो क्या ये घटनाएं हो पाएंगी? कोई आदिवासी क्यों नहीं कराता है मतलब अबॉर्शन? कोई आदिवासी भ्रूण हत्या क्यों नहीं करता है? उसको दिक्कत है ही नहीं अपनी बच्ची से। चलो, लेकिन उसके भी पीछे के 2 कारण है, वो ध्यान से। उसको असुरक्षा भी नहीं है और दहेज का भी टेंशन नहीं है। याद रख लेना इसको, मैंने जो बताया उस पर फोकस करना जरूर कि भ्रूण हत्या क्यों होती है, दहेज और असुरक्षा। अगर आदिवासी की लड़की है, उसने मतलब बोला कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, अपनी मनमर्जी से शादी करना चाहती हूँ, उसके माता पिता इंटरफेयर। लेकिन अगर कास्टों की बात की जाए, किसी और जाति की बात की जाए, ऐसे करके मतलब वो उस लड़की, उस जाति का लड़का है, उस धर्म का लड़का है, मैं उससे शादी, अच्छा नाक कटवा गई भाई, जब वो लड़का का तलवार लेके फिर रहते तुम्हारी नाक काट दें। उसने तो सिंपल सा मतलब भाई, उस लड़की ने बोला, आदिवासी लड़की, उसने बोला कि मैं उससे मतलब शादी, उसने बोला ठीक है क्या दिक्कत है, तूने देखा होगा, अपने हिसाब से देखा होगा, सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, हमसे ऊपर हो गए हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब अच्छा हम जो बोलेंगे वो होगा। दहेज हम देंगे 25 लाख, तुझे क्या करना है, चाहे अपना प्लॉट बेच देंगे, हम तो झोपड़ी में रहेंगे। पूरी जिंदगी में 2-3 ही काम हो पाते हैं, एक मकान बना पाते हैं बड़ी मुश्किल से, मध्यम वर्गीय परिवारों में एक मकान बना पाते हैं बड़ी मुश्किल से, और फिर उसी मकान का कर्ज पटाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। समझ गए? 2 काम। नहीं आया समझ में? कभी इसकी शादी, कभी ये बात, कभी ये पच दे रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी पूरी जिंदगी इसी में मतलब निकलती है आराम से। अच्छा अभी बहन की लड़की की शादी है, बहन के लड़के की शादी है, अभी ये होने वाला है, अभी यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा करना है, वो करना, पूरे मतलब जिंदगी इसी में निकल जाती है। अच्छा पता है दहेज के लिए जो 25 लाख 30 लाख इकट्ठा करने वाले लोग हैं ना, वो 25,000 रुपए फीस नहीं देते। अगर बच्ची ये बोले कि मैं किसी अच्छे मतलब संस्थान में पढ़ना चाहती हूँ, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, मैं कुछ, अच्छा अब 12 कर लो, बहुत है, बस बहुत है, बस सब कहाँ पड़ेगी, बहुत है। 25 लाख रुपए काय के लिए इकट्ठे कर देंगे? दहेज के लिए। बोलते हैं कि हमने जो 25 लाख दिए हैं, वो लड़का ऐसा देखा है नौकरी वाला, वो तुझे मतलब खिलाता रहेगा पूरी जिंदगी भर, और तू मकान में पहुंचा, टाइम टू टाइम लगाना, एकदम पहुंचा पहुंचा मतलब अच्छे से। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, नहीं नहीं, पहले भी नहीं सुधरे थे, आगे भी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है ये गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर तमिलनाडु। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है? हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, और उसके बाद असम। भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है, ठीक है, याद रख लेना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है? यूपी में, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं अच्छे से? चलो, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पता है? लक्षद्वीप। इसकी साक्षरता 91%। केरल की कितनी है? 94।
सर्वाधिक साक्षर जिला है शेरछिप जिला है ये मिजोरम का, और न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर। ये सबसे गरीब जिला भी घोषित हुआ है, भारत का सबसे गरीब जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही, यूटी लिखा है, यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं पंजाब में, और अनुसूचित जनजाति रहती है एमपी में। एसटी एमपी में, एससी पंजाब में। सबसे बड़ा शहर मुंबई है, कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। तो उम्मीद करता हूं यहां से यहां तक जो भी चीजें समझाएं उन पे मतलब ध्यान देना। और दूसरी बात, मैं जो भी बोल रहा हूं उनके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। आप लोग ये नहीं कि मतलब लो बताओ सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। भाई मैं चाहता हूं यार कैसे भी करके चीजें सुधरें, और बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1% भी। ठीक है, जय हिंद, हर हर महादेव।